नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इवनिंग की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भौतिक रसायन में यानी कि केमिकल काइनेटिक्स इंटरमीडिएट में हमारा एक टॉपिक है। चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स, जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, मोस्टली केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही न्यूमेरिकल आते हैं या डेरिवेटिव पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक यहां से बनते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से बता सकता हूं या बताऊंगा कि किस अभिक्रिया पर ताप बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर या सांद्रता बढ़ने पर उसकी दर में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक, अभिक्रिया के टाइप्स पढ़ेंगे, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, एक अभिक्रिया होती है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या प्रभाव पड़ता है, कितने समय में हो जाती है। एक रिएक्शन हमें पढ़ना होगी स्लो रिएक्शन, एक पढ़ेंगे हम वेरी स्लो रिएक्शन। इतना करने के बाद में हम अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस है हमारा, उसके अनुसार केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, पहले देखेंगे हमें चैप्टर का नेम जो पड़ेगा वो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी। 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आने हैं। कितने आने हैं? 5 मार्क्स आने हैं। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें यह पढ़ना होगा अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया की दर या गति। अभिक्रिया किस गति से होती है, किस दर से होती है। ठीक है, उसमें हमें यह जानना होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग में फिर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे वो हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। चौथा टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर पूछ लिया जाता है। अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में क्या पूछ लिया जाता है, अंतर आता है एग्जाम में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वेग नियम, वेग लॉ। ठीक, फिर उसमें हमें जो निकालना होगा समाकलित वेग समीकरण, जो इक्वेशन निकालनी होगी वो शून्य कोटि और प्रथम कोटि की ही समाकलित वेग समीकरण है इंटरमीडिएट में। ऐसा ना करें आप सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर भी निकाल लें। ठीक है, शून्य ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये रिएक्शन है जिसमें हमें इंटरमीडिएट में जो पढ़ना होगा वो शून्य और फर्स्ट यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की ही समीकरण पढ़नी होगी। और एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बनेगा अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है, शॉर्ट नंबर में यानी कि शॉर्ट नोट में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना होगा कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्ध आयु काल मतलब होती क्या है, इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो मेनली हमें देखो क्या देखना होगा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहले तो अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस कारक से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का 100%। 1 नंबर यहां से बनता है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। ये जो यहां से जो बनेगा हमारा वो 3 नंबर का बनेगा। ठीक है, या तो ये पूछ लिया जाएगा इन दोनों में से, या फिर इन दोनों में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जो आंकिक प्रश्न है या तो वो पूछा जाएगा या समाकलित वेग इक्वेशन पूछ ली जाएगी, और आपसे बाकी 2 नंबर में यहां से यहां तक आपका 2 नंबर में आ जाएगा पूरा। ठीक है, कभी ये पूछ जाता है, अधिकांश तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से बनता है। कैसे बनेगा, यदि किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ा दिया जाए तब उस अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अभिक्रिया में उत्प्रेरक लगा दिया जाए
तब अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अभिक्रिया के वेग बढ़ा दिया जाए, वेग का मतलब अभिक्रिया का दाब बढ़ा दिया, सॉरी, तब उस अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताने वाला हूं कि जो कुछ भी बढ़े तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, ये बात आप ध्यान रखें। सांद्रता बढ़े तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, ताप बढ़े तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, दाब बढ़े तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, वेग बढ़े यानी कि दाब बढ़े तब भी, और उत्प्रेरक अगर लगा दिया जाए तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ताप बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, उत्प्रेरक लगाने पर हमेशा अभिक्रिया की दर बढ़ती है। बढ़ाने पर बढ़ती है, कम करने पर कम होती है, ये चीज ध्यान रखें। अब मैं आपको दर को प्रभावित करने वाले वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसमें मैं आपको एक नियम पढ़ाऊंगा, अभिक्रिया दर का टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। जब आपको वो क्लियर हो जाएगा तभी आप आगे अभिक्रिया की दर को पढ़ पाएंगे, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं के बीच क्या प्रभाव होता है। ताप बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, तो हमें हमारे साथ बने रहना। भाई पहले हमें आज ये जानना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। कल की क्लास में हम आपको ये पढ़ाएंगे कि अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित वाले कारक क्या होते हैं। फिर हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि। फिर नेक्स्ट क्लास में वेग नियम और समाकलित वेग समीकरण। और एक क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यानी कि लास्ट क्लास में जो हम लेंगे वो नियम और अर्धायु काल और उसके आंकिक प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, लगभग हम 2 क्लास आंकिक प्रश्न के लेंगे, ठीक, न्यूमेरिकल के, और एक क्लास में हम यहाँ पे समाकलित वेग समीकरण कर देंगे। तो 6 क्लास में लगभग ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, क्लास ज्यादा लंबी हम नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती होगी। आप इसको देखिए, थोड़ा बेसिक से आप समझें कि होता क्या है समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, और इसके बाद में हम रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। अब मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। यानी कि जब किसी रासायनिक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया की दर या वेग पर हम क्या काम करते हैं, ताप का अध्ययन करेंगे, दाब का अध्ययन करेंगे, सांद्रता का अध्ययन करेंगे, उत्प्रेरक का अध्ययन करेंगे। तब ये जो रसायन होती है वो हमारी रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप, दाब, सांद्रता तथा उत्प्रेरक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, हम लिखेंगे, क्या लिखना है भाई, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा विभिन्न अभिक्रिया के वेग का निर्धारण तथा भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता का अध्ययन
किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है, यानी कि रासायनिक बल गतिकी, बल गतिकी कहलाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। यानी कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के हम वेग का निर्धारण करें और उसके भौतिक कारक ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक के प्रभाव का अध्ययन करें। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उस रसायन को क्या कहेंगे? यानी कि रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्लियर हुआ? उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब हमें जो जानना है वो ये जानना है कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहां पे एक लाइन ये लिखेंगे, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 आयोनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। नंबर 2 स्लो रिएक्शन। नंबर 3 वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आयनिक रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, आयनिक रिएक्शन क्या होती है? यानी कि आयनों के बीच अभिक्रियाएं जो होती हैं। हेडिंग जो बनानी थी हमें, आयनिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बनेगी? वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों के आयनों के बीच होती हैं, अभिकारकों के आयनों के बीच होती हैं, क्या कहलाती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं की गति, मेरा सीखना है, इन अभिक्रियाओं की गति क्रियाओं की गति या वेग एक ही चीज है, इतनी तेज होती है कि इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही यानी कि 10 की पावर -3 सेकेंड, पलक झपकते ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? हमारी आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगी? आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें
तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी क्या है कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, क्या बना, सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर लगेगा भाई यहाँ पे, क्या बनेगा, AgCl, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और हमारा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये इनके आयनों के बीच होती हैं। कैसे, देखें भाई, Na प्लस प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, तब क्या बनेगा, Ag प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है। ये जो अभिक्रियाएं हैं हमारी क्या हैं, आयनिक अभिक्रियाएं हैं। क्लियर, क्या है ये, आयनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक, दूसरी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, स्लो रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जो स्लो रिएक्शन होती हैं वो उनकी गति इतनी तेज होती है कि कुछ मिनट तथा घंटों में ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 हमें डालना है हेडिंग स्लो रिएक्शन, यानी कि मंद अभिक्रिया। यहां पे लिखेंगे बे आणविक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिनकी गति या जो कुछ मिनट, कुछ मिनटों तथा कुछ घंटों में क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। क्या कहते हैं इन्हें, स्लो रिएक्शन कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब हम इन अभिक्रियाओं को करेंगे तब ये अभिक्रिया क्या काम करेंगी, कुछ घंटों, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हो जाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन। एक हमने पढ़ी आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो इतनी तेज होती है कि हम पलक झपकने की जो स्पीड होती है 10⁻³ सेकेंड, उतने ही समय में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके आयनों की बीच होती है, इसलिए उन्हें तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी कि कुछ मिनट और या कुछ घंटों में हो जाए। जैसे एग्जाम्पल हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल हम देखेंगे एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल को मिलाने पर, यानी कि एग्जाम्पल देखें एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल की जो अभिक्रिया की हमने, क्या है ये, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये एथिल अल्कोहल, इनकी जब अभिक्रिया की तब क्या बना, इथाइल एसीटेट बना, इथाइल एसीटेट बना और जल निकला, तो ये क्या है, इथाइल एसीटेट। तो ये जो अभिक्रिया है वो हमारी क्या है, स्लो रिएक्शन। यानी कि अगर हम एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे तब ये कुछ मिनट या कुछ घंटों में ही पूर्ण हो जाएगी, तब इस अभिक्रिया का कहेंगे, स्लो रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ। नंबर 3 जो हमें पॉइंट बनाना है वो क्या बनाना है, वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि ये अभिक्रिया कुछ दिन और कुछ वर्षों तक चलती रहती है और पूर्ण ही नहीं होती, और होती है तो कुछ लंबे समय के बाद होती है, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन। यही तो अभिक्रिया की दर है, इसी को तो हम अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 है वेरी स्लो रिएक्शन। क्लियर, क्या होना है, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है,
यानी कि बे आणविक अभिक्रिया, हम ये भी कह सकते हैं ये अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया अभिकारकों के अणुओं के बीच होती है, अणुओं के बीच होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं, आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर? ये अभिक्रियाएं कुछ दिनों तथा कुछ वर्षों में पूर्ण होती हैं, वर्षों में पूर्ण होती हैं। इसलिए ना क्या कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी कि जल बनने की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है हमारी, अति मंद अभिक्रिया, यानी कि अपसेंट क्या होगा, कैटालिस्ट की अनुपस्थिति में जो जल बनने की अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, वेरी स्लो रिएक्शन, यानी कि अति मंद अभिक्रिया होगी, यानी कि कैटालिस्ट की अनुपस्थिति में। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि उत्प्रेरक की उपस्थिति, कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक की जो उपस्थिति होती है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। अगर हम यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक लगा दें तब अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण जल हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, अभिक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है अपसेंट, कैटालिस्ट क्या होगा, अपसेंट होगा, इसमें ये अभिक्रिया जो होगी हमारी कुछ लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, अभी हम एक थोड़ा सा टॉपिक में आपको और समझा दूं, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर तो उसमें आपको समझने में दिक्कत होगी कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये टॉपिक समझ लीजिए। और देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है A+B, ठीक है, क्या बना, C+D बना। ठीक, इसमें जो ये होते हैं हमारे A और B, ये क्या हुए, अभिकारक हुए, क्या हुए, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, और C और जो D बचे हमारे, ये जो बने उत्पाद बने, यानी कि प्रोडक्ट। ये बातें आप समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि अभिक्रिया से पहले किसी भी केमिकलों को, अभिकारकों को, किसी भी केमिकलों को अभिक्रिया करने के लिए जो मिलाया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्लियर, यानी कि अभिक्रिया से पहले जो केमिकल मिलाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, इंग्लिश में बोलती है रिएक्टेंट। यानी कि हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, A+B एरो C+D। ठीक है, इसमें A और B क्या है, अभिकारक हैं, C और D क्या है, उत्पाद हैं। ये चीज आप ध्यान से समझें। अभिकारक की सांद्रता हम पढ़ेंगे,
तो हमें दिक्कत होगी कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो आप पहले ही समझ लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने से पहले जो जिन केमिकलों को मिलाया जाता है वो किसका कार्य करते हैं, अभिकारक का। और अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं वो क्या करते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। एक बात आप और समझिए, यदि अभिकारक हमारे 100 ग्राम है तब प्रोडक्ट 0 होगा। यदि अभिकारक हमारा 90 ग्राम रह गया तब प्रोडक्ट क्या बचा, बनेगा 10 ग्राम बनेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहां से बन रहा है, अभिकारक से ही तो बनेगा भाई। जब अभिकारक ही नहीं होंगे प्रोडक्ट कहां से बनेगा, प्रोडक्ट का जो वजन होगा वो कहां से निकलेगा, अभिकारक से निकलेगा। क्लियर। जब यहां पे अभिकारक की सांद्रता मान लीजिए 80 ग्राम रह गई तब प्रोडक्ट बनेंगे हमारे 20 ग्राम। एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों के, अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो होती हैं वेग यानी कि दर बराबर हो जाते हैं, यानी कि 50 ग्राम ये हो जाए, 50 ग्राम ये हो जाए। इस स्थिति में दोनों के वेग बराबर हो गए, सांद्रता बराबर हो गई, तो इस कंडीशन पे अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ जाती है। साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम, यानी कि कुछ समय के लिए अभिक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी, वो अभिक्रिया की साम्य अवस्था कहलाती है। समझ रहे हैं। जब वो अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं तब अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया किस अवस्था में आती है, साम्य अवस्था में आती है। यानी कि अभिक्रिया कुछ समय के लिए क्या होगी, रुक जाएगी। जैसे हम आप किसी भी शॉप पे जाएं, तराजू आपने देखी होगी, अगर इक्वल है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्वल यानी कि 1 kg हमने लिया तो 1 kg प्रोडक्ट को रखेगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो कुछ समय के लिए पल्ले दोनों क्या होंगे, रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। समझ रहे हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। यही कारण है। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आपको केवल मेरे साथ बने रहना है, बस आपको हमारी वीडियो लेक्चर सुनना है। यकीन दिलाता हूं आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ओरल ही बस एक सीधी ट्रिक के साथ मेरे साथ बने रहना। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।